हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे सितंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और पार्ट 3 मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगी। ये जो क्लास रहेगी बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट आपको मिलेगा। कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है जो क्लास में पढ़ाया जाता है या पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाता है, तो कंटेंट को आपने लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है। एग्जाम्स में कंटेंट से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने अगर कंटेंट अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। जिसको जो लैंग्वेज में समझ में आता है वो कंटेंट पढ़ सकता है, हिंदी या इंग्लिश, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ परचेज करके, जैसे सुटेबल हो, लेकिन कंटेंट आपने अच्छे से पढ़ना है। तो पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 जल्दी लेके आऊंगी। कंप्लीट जो आप लोग पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं उसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों ही पार्ट मिलेंगे पीडीएफ में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताएं। और लास्ट 9 मंथ के आरबीआई सर्कुलर की हम बात करें तो ये हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जनवरी टू सितंबर आरबीआई सर्कुलर कवर किया है, एमसीक्यूज फॉर्म में कवर किया है विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो आरबीआई सर्कुलर अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट 9 मंथ आरबीआई सर्कुलर, और इसमें भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, तो आपने कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश में रहेगी पूरी क्लास। लास्ट 9 मंथ आरबीआई सर्कुलर पीडीएफ की परचेज करने के रिगार्डिंग, किसी भी क्लास का अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। कोई भी क्वेरीज है, किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर प्रेजेंटेशन के साथ आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, सितंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन है, फोन पे टाइड अप विद विच इंस्टीट्यूशंस टू रोल आउट डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन। तो फोन पे ने डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्टेंट पंजीकरण शुरू करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? वो किया है सिडबी के साथ। सिडबी इज द राइट आंसर। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी। On 10th of September 2025, in New Delhi, PhonePe signed an MOU with the Small Industry Development Bank of India, यानी SIDBI, okay, to launch digital first Udyam Assist registration via the Udyam Assist platform UAP, ठीक है, UAP Udyam Assist platform. The initiative aims to formalize informal micro enterprises by issuing Udyam registration number and Udyam Assist certificates entirely online. It enables IMEs to access government scheme, tax benefit, business bank accounts, credit facilities, and integrate into the digital payment ecosystem. The process is paperless, tech-driven, and designed for speed, reducing barriers to formalization. Implemented under the Ministry of MSME Formalization Projects, UP has already issued 2.75 crore plus certificates in just over 2 years. यानी कि 10th ऑफ सितंबर को नई दिल्ली में फोन पे ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म यूएपी के माध्यम से डिजिटल प्रथम उद्यम असिस्ट पंजीकरण शुरू करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, On 10th of September, the Government of India signed an $126.42 million loan agreement with which international institutions to promote sustainable tourism in Uttarakhand. तो 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ $126.42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। On 10th of September 2025 in New Delhi, the Government of India and the ADB signed a $126.42 million loan agreement. It will promote sustainable, inclusive and climate resilience tourism in the Tehri Lake region of Uttarakhand, Tehri Garhwal district. The project targets 87,000 plus residents and 2.7 million annual visitors through better tourism planning, upgraded infrastructure, sanitation, waste management and disaster preparedness. Key features include climate resilience infrastructure, nature-based solution for landslide, flood risk, women and youth-led tourism services and a livelihood matching grant program. तो 10 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत सरकार और एडीबी ने $126.42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के टिहरी झील क्षेत्र में टिकाऊ, समावेशी और जलवायु अनुकूलन पर्यावरण को बढ़ावा देगा।
Next question. On 10th of September 2025, the World Bank approved a loan of how much for the strengthening coastal resilience and the economy shore project in तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तो 10 सितंबर को विश्व बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटक में तटीय लचीलापन और अर्थव्यवस्था SHORE शोर परियोजना को मजबूत करने के लिए कितने रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? वो है $212.64 मिलियन US। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The World Bank approved $212.64 million loan for the strengthening coastal resilience and the economy. What is the full form? So it's the full form of SHORE, SHORE, strengthening coastal resilience and the economy. Okay. Project in Tamil Nadu and Karnataka. The funding provided through the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) marks the first phase of a multi-year coastal resilience program. It will support integrated coastal zone management, ecosystem restoration, plastic waste reduction, and sustainable livelihood generation. Around 1 lakh people are expected to benefit, with 70,000 including women trained in sustainable tourism and related skills. The project also targets conservation of 30,000 hectares of seascapes through mangrove planting, dune restoration, and hybrid green-grey infrastructure. Next question. Which institutions pledged $137 million to boost India's e-mobility sector? तो किस संस्था ने भारत के ई-मोबिलिटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 137 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है? वो है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IFC is the right answer, option A. The IFC, part of the World Bank Group, pledged $137 million to boost India's e-mobility sector. The funding includes $100 million for JBM Ecolife, part of JBM Auto Limited, and $37 million in mezzanine capital for Green Cell Mobility and OEM agnostic e-bus operator. The investment will support the deployment of 4,000 electric buses and charging stations across 39 municipalities in states including Maharashtra, Assam, Gujarat, Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Puducherry, and Delhi. It is expected to create 12,000 jobs, including opportunities for women. The projects will use a payment security mechanism to mitigate payment risk for operators, enhancing bankability of future e-bus projects. The initiative aligns with PM e-bus Seva PLI schemes and India's goal to become a global EV manufacturing hub. Next question. Under the One State One RRB policy effective 1st of May 2025, how many RRBs were consolidated into fewer entities? तो 1 मई 2025 से प्रभावी एक राज्य एक RRB नीति के तहत कितने RRB को कम संस्थाओं में समेकित किया गया है? राइट आंसर, from 43 to 28. Option B is the right answer. On September 2025, NABARD will launch the Centralized Digital Credit Infrastructure (CDCI) platform for regional rural banks. The platform will provide end-to-end digital automation of credit delivery to improve efficiency and transparency. It will help RRB compete with NBFCs, non-banking financial company, and microfinance institution (MFIs) linked to the One State One RRB policy. 1st of May 2025, which consolidated 43 RRBs into 28. The CDCI will digitize loan origination, sanction, monitoring, and repayment processes. It will also support innovative products like housing loans with first loss default guarantees and MSME focused credit. The initiative strengthens financial inclusion and aligns with Digital India and Atmanirbhar Bharat. Next question. Which payment network has the Unity Bank Bharat Pay credit card been launched? Unity Bank Bharat Pay credit card किस भुगतान नेटवर्क पर लॉन्च किया गया है? वो है NPCI RuPay. Option A, NPCI RuPay is the right answer. Bharat Pay has launched the Unity Bank Bharat Pay
credit card in partnership with Unity Small Finance Bank, Unity Bank. The credit card provides flexible EMI options of up to 12 months for managing big ticket purchases. Offered on the NPCI RuPay network, the card can be linked to UPI for secure and convenient merchant payments. तो भारत पे ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी बैंक के साथ साझेदारी में यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये क्रेडिट कार्ड बड़ी खरीदारी के लिए 12 महीने तक की लचीली EMI विकल्प प्रदान करता है। NPCI RuPay नेटवर्क पर उपलब्ध इस कार्ड को सुरक्षित, सुविधाजनक व्यापारी भुगतान के लिए UPI से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which regional rural bank has launched collateral-free shrimp crop loan for aquaculture farmers in partnership with NABARD and Aqua Exchange? तो किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने नाबार्ड और एक्वा एक्सचेंज के साथ साझेदारी में जलीय कृषि किसानों के लिए संपार्श्विक मुझिंगा फसल ऋण शुरू किया है? राइट आंसर आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Andhra Pradesh Gramin Bank, in partnership with NABARD and Aqua Exchange Agritech Private Limited, has launched collateral-free shrimp crop loan for aquaculture farmers. The official launch was held at Aqua Exchange Veravalli premises located near Hanuman Junction in Krishna district. तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक ने नाबार्ड और एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में जलीय कृषि किसानों के लिए बिना किसी जमानत के झींगा फसल ऋण शुरू किया है और आधिकारिक शुभारंभ कृष्णा जिले में हनुमान जंक्शन के पास स्थित एक्वा एक्सचेंज के वीरवल्ली परिसर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, As per the news, PNB recently signed an MOU with which state government pledging rupees 21,000 crore investment under their initiative. तो समाचार के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसमें उनकी पहल के तहत 21,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया गया? राजस्थान इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। Punjab National Bank signed an MOU with the government of Rajasthan to support the state socio-economic development. Under the agreement, PNB pledged rupees 21,000 crore investments through the state's Rising Rajasthan initiative. PNB ने राजस्थान सरकार के साथ राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत PNB ने राज्य के राइजिंग राजस्थान पहल के माध्यम से 21,000 करोड़ के निवेश का वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, In September, India recently signed a bilateral investment agreement BIA with which country in New Delhi to boost investments, trade and cooperation? तो सितंबर 2025 में भारत ने हाल ही में निवेश, व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं इजराइल के साथ। India and Israel signed a bilateral investment agreement BIA in New Delhi, marking a historic milestone in their bilateral relations. The agreement was signed by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich. The BIA aims to boost investments, trade and mutual cooperation by ensuring greater certainty and protection for investors. भारत और इजराइल ने नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए जो उनके द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस समझौते पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which small finance bank has launched RuPay Select and RuPay Platinum secured credit card backed by fixed deposit? तो किस लघु वित्त बैंक ने फिक्स डिपॉजिट द्वारा समर्थित RuPay Select और RuPay Platinum सुरक्षित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Suryoday Small Finance Bank has launched two secured credit cards, RuPay Select and RuPay Platinum, backed by fixed deposits as collateral. These cards are UPI integrated, issued instantly in virtual forms, and are targeted at first-time credit users, homemakers, and retirees to promote responsible credit habits. The RuPay Platinum cards requires a minimum FD of rupees 1,000, while the RuPay
Select card requires an FD of rupees 1,11,500. तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 सुरक्षित क्रेडिट कार्ड रुपए सिलेक्ट और रुपए प्लेटिनम लॉन्च किए जो जमानत के रूप में सावधि जमा यानी कि FD द्वारा समर्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Bank of Baroda launched which digital collateral free lending platform for MSCs micro small enterprises? हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने MSC के लिए कौन सा डिजिटल संपार्श्विक मुक्त ऋण मंच लॉन्च किया? तो बॉब डिजी उद्यम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Bank of Baroda has launched Bob Dizzy Udyam, a digital collateral-free lending platform for MSCs, micro and small enterprises. The platform provides working capital loan ranging from rupees 10 lakh to rupees 50 lakh. तो ये मंच जो है वो 10 लाख से 50 लाख तक के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है। Next question. Under the one state, one RRB concept, how many RRBs in Karnataka were amalgamated to from Karnataka Gramin Bank? एक राज्य एक आरआरबी अवधारणा के तहत कर्नाटक में कितने आरआरबी को मिलाकर कर्नाटक ग्रामीण बैंक बनाया गया? ऑप्शन बी 2 is the right answer. Karnataka Gramin Bank headquarter Ballari has adopted a common logo designed for all 11 amalgamated regional rural banks in India. The new logo was unveiled by KGB chairman Srikant M. Bhanjwar in Ballari. Under the one state one RRB concept, 2 RRBs in Karnataka were amalgamated to from KGB effective 1st of May 2025. KGB operates 1,750 branches and manages business worth 1,03,451 crore. The logo symbolizes progress, growth, nurturing, and care. Dark blue in logo represents finance and trust, while dark green represents life and growth. तो बल्लारी स्थित कर्नाटका ग्रामीण बैंक ने भारत के सभी 11 आरआरबी के लिए नए डिजाइन किया गया एक साझा लोगो अपनाया है। नए लोगों का अनावरण केजीबी के अध्यक्ष श्रीकांत एम भांडवार ने बल्लारी में किया। वन आरआरबी वन स्टेट वन आरआरबी अवधारणा के तहत कर्नाटक के 2 आरआरबी को मिलाकर केजीबी बनाया जो 1 मई 2025 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the news, Jio Financial Services Limited (JFSL) and Alliance have formed a 50:50 joint venture in the reinsurance sector of India. What is the name of this JV? तो खबरों के अनुसार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एलियांस ने भारत के पुनर्बीमा क्षेत्र में 50:50 की हिस्सेदारी वाला एक संयुक्त उद्यम बनाया है। इस संयुक्त उद्यम का नाम क्या है? Alliance Geo Reinsurance Limited, option C is the right answer of this question. Geo Financial Services Limited and Alliance Germany have formed a 50:50 joint venture named Alliance Geo Reinsurance Limited AJRL to operate in the reinsurance sector in India. The JV received its certificate of incorporation on 8th of September 2025 after approval from IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India. The JV has an initial investment of rupees 2.50 lakh with each partner subscribing to 25,000 equity shares of rupees 10 each. AJRL will leverage Allianz V and Allianz commercial portfolio in India, supported by the global pricing, risk selection and portfolio management expertise of Allianz. ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एलियांस ने भारत में पुनर्बीमा री-इंश्योरेंस क्षेत्र में काम करने के लिए एलियांस जियो री-इंश्योरेंस लिमिटेड नामक एक 50:50 जेवी का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently India Post Payment Bank celebrated its 8th foundation day. Which of the following new offering has been launched by India Post Payment Bank's IPPB? तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने निम्नलिखित में से कौन सी नई पेशकश शुरू की है? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डिजी स्मार्ट डिजिटल सेविंग अकाउंट, प्रीमियम आरोग्य सेविंग अकाउंट, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन डी इज द राइट, ऑल ऑफ द अबव।
India Post Payment Bank celebrated its 8th Foundation Day, highlighting its role in inclusive, accessible, and affordable banking at the last mile. IPPB is among the largest financial inclusion initiative globally, leveraging the reach of 1.64 lakh post offices and 1.90 lakh postmen and Grameen Dak Sevaks. The bank has over 12 crore customers, has processed billions of digital transactions and provide doorstep banking in rural, semi-urban and remote regions. Its expanded services includes DBT disbursement, pension payment, credit facilitation and insurance and investment products through partnership. New offerings include smarter digital saving accounts, premium Arogya saving accounts with healthcare benefits and Aadhaar based face authentication for customer convenience. Next question. Recently, Morgan Stanley revised India's GDP growth forecast for financial year 25-26 upward. What is the revised forecast? तो हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि के अनुमान को संशोधित किया है. संशोधित अनुमान क्या है? वो है 6.7%. ऑप्शन डी इज द right answer. Morgan Stanley revised India's GDP growth forecast for 25-26 to 6.7%, up from its earlier 6.2%, citing strong April to June quarterly growth and expected GST cuts. Next question. The Observer Research Foundation (ORF) signed a 5-year MOU with which international organization? तो ORF ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. The Observer Research Foundation (ORF) and the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) signed a 5-year MOU at OECD headquarters in Paris, France. The agreement aims to strengthen collaboration on key global policy issues and integrate India's policy perspectives into OECD global dialogues. Focus areas includes economic diplomacy, trade and investment, climate change and sustainability, digital transformation, infrastructure and supply chains. The MOU will enable joint research projects, policy events, participation in flagship platforms such as the Resina Dialogues. It marks a step towards enhanced India's OECD engagement and greater knowledge exchange between Indian and global policy communities. ORF is a leading Indian think tank, while OECD is a Paris-based intergovernmental body with 38 member countries. Next question. Which Indian company became the first payment aggregator to integrate with Apple Pay for cross-border transactions in September 2025? तो कौन सी भारतीय कंपनी सितंबर 2025 में सीमा पार लेन देन के लिए एप्पल पे के साथ एकीकृत होने वाली पहली भुगतान एग्रीगेटर बन गई है? वो है रेजर पे. ऑप्शन बी रेजर पे इज द राइट आंसर. Razorpay has become the first Indian payment aggregator to integrate with Apple Pay for cross-border transactions, announced on 17th of September 2025. The move enables Indian merchants to offer one-tap biometric checkouts to global customers, boosting trust and ease of payments. Early pilots showed 58% higher conversions, 45% faster checkout, and 12% higher order value. Apple Pay with 500 M+ global users gives Indian brands wider international reach. Brands like Sabyachi, Akasa Air, Mokobora, House of Masaba have already adopted it. The integrations complies with India's cross-border payment regulation and strengthen Razorpay global expansion. तो Razorpay सीमा पार लेन देन के लिए Apple Pay के साथ एकीकृत होने वाला पहला भारतीय भुगतान एग्रीगेटर बन गया है, जिसकी घोषणा 17 सितंबर 2025 को की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which international body hailed India's UPI as a global model for digital payments? तो किस अंतरराष्ट्रीय निकाय ने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान के लिए वैश्विक मॉडल के रूप में सराहा है? वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. The IMF hailed India's UPI as a global model for digital payment. UPI processed over 20 billion transactions in August 2025, worth rupees 24.85 lakh crore, making it the world's largest retail fast payment system. Built on India's digital
Public Infrastructure DPI, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY for financial inclusion, Aadhaar for digital identity and mobile internet penetrations. The IMF praised UPI interoperability, low-cost design, and open architecture, which prevent monopolies and encourage innovation. Globally, UPI is linked with PayNow Singapore and operational in UAE, Mauritius, Nepal, Bhutan, and even usable at the Eiffel Tower in France. On 15th of September, the NPCI raised the person to merchant yani P2M transactions limit rupees 10 lakh per day for verified categories. Next question. According to the Security and Exchange Board of India, the fixed price for PSU voluntary delisting must be at least. तो सेबी के अनुसार PSU स्वैच्छिक डिलिस्टिंग के लिए निर्धारित मूल्य कम से कम कितना होना चाहिए? 15% above the floor price. Option B is the right answer. 1st September 2025, SEBI notified a special relaxation for voluntary delisting of PSU with 90% plus government holdings excluding banks, NBFCs, insurer. Key relaxation: no need for 2/3 public shareholder approval, adoptions of a fixed price mechanism instead of reverse book building with revised floor price computation norms, investor protection, proceeds from unsubmitted shares after the 1 year exit window must be deposited with the stock exchange within 30 days and retained for 7 years for claims. InvITs reform: minimum primary market investment in privately placed InvITs cut to rupees 25 lakh, aligning with secondary market norms. Related party norms: related parties of REIT InvIT sponsor manager and project manager excluded from public category unless they are QIBs. Cash flow flexibility: holding companies can offset negative cash flow against inflow and SPVs before distribution with mandatory disclosure. Compliance is reporting timelines and quarterly valuation and financial statements harmonized to reduce compliance burden. Next question. Recently, LIC celebrated its 69th anniversary on 1st of September 2025. What was LIC market share in policies during financial year 25? तो हाल ही में भारतीय जीवन बीमा ने 1 सितंबर 2025 को अपनी 69वीं वर्षगांठ मनाई है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान पॉलिसियों में LIC की बाजार हिस्सेदारी क्या थी? 65.83%. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. LIC celebrated its 69th anniversary on 1st of September 2025, showcasing its leadership and digital transformation efforts. LIC retained 65.83% market share in policies and 57.05% in first year premium income during financial year 25. LIC ने 1 सितंबर 2025 को अपनी 69वीं वर्षगांठ मनाई है, जिसमें उसने अपने नेतृत्व और डिजिटल परिवर्तन प्रयासों का प्रदर्शन किया है। LIC ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान पॉलिसियों में 65.83% बाजार हिस्सेदारी और प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय में 57.05% हिस्सेदारी बरकरार रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन. Assam received how much under the 15th Finance Commission grants released by the Finance Ministry on 17th of September 2025? तो 17 सितंबर 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत आसाम को कितना प्राप्त हुआ? राइट आंसर 214.5 crore rupees. Option A is the right answer. On 17th of September, the Union Finance Ministry released 342.13 crore rupees under the 15th Finance Commission grants for rural local bodies in Tamil Nadu and Assam. Tamil Nadu received 127.6 crore rupees benefiting 2,901 gram panchayat, 74 block panchayat and 9 district panchayat. Assam received 214.5 crore rupees covering 2,192 gram panchayat, 156 block panchayat and 27 jilla parishads. These are united grants means for location specific development needs under the 11th schedule. They cannot be used for salaries or establishment cost, but must support basic service and infrastructure. Next question.
The multiple scheme framework under the NPS National Pension System primarily targets which category of subscribers? तो NPS के अंतर्गत मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क मुख्य रूप से किस श्रेणी के ग्राहकों को लक्षित करता है? नॉन गवर्नमेंट सेक्टर subscribers. Option A is the right answer of this question. The PFRD, Pension Fund Regulatory and Development Authority, will implement a multiple scheme framework MSF under the NPS National Pension System from 1st of October 2025. This reform coinciding with NPS Divas is aimed at non-government sector subscribers such as corporate employees, self-employed individuals, and gig platform workers. Under MSF, a subscriber can hold multiple schemes under a single PAN plan, offering a great flexibility and diversification. The framework also allows higher equity exposure with options going up to 100% in high-risk variants. Importantly, charges are capped at 0.30% of AUM, ensuring affordability for investors. Exit rule remain unchanged, but the move enhance personalization, risk management, and long-term retirement planning. Next question. On 11th of September, the 56th GST Council meeting announced a major GST rate cut on marble, travertine, and granite blocks. What is the revised GST rate? तो 11 सितंबर को 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में संगमरमर, ट्रैवर्टीन और ग्रेनाइट ब्लॉकों पर जीएसटी दरों में भारी कटौती की घोषणा की गई है। संशोधित जीएसटी दर क्या है? ये पूछा गया है, 5% है। ठीक है। 11th of September 2025, 56th GST Council meeting decision aimed at boosting housing and small scale enterprises. Marble, travertine, granite blocks GST cut from 12% to 5%, benefiting housing projects especially in Rajasthan, Gujarat, and Karnataka. Sandline, bricks and stone inlay works GST reduced from 12% to 5%. Next question. Who has been appointed as the chairperson of RBI Regulatory Review Cell RRC? Right answer, Rana Asutosh Kumar Singh, MD, State Bank of India. RBI announced the creation of Regulatory Review Cell under its Department of Regulation effective 1st October 2025. The RRC will ensure that all RBI regulations are reviewed every 5 to 7 years for relevance, efficiency, and global alignment. It will be chaired by Rana Asutosh Kumar Singh, MD SBI, with 5 other senior experts from banking, NBFC, and insurance. A parallel advisory group for regulations for external experts will provide industry feedback into the review process. The review will consider objective supervisory experience, court rulings, global best practices, and redundancies. The AGR will have a 3-year tenure extendable by 2 years, ensuring continuity in regulatory reforms. Next question. At the time of applying for RBI authorization, a non-bank payment aggregator must maintain a minimum net worth of ₹15 crore. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो आरबीआई प्राधिकरण के लिए आवेदन करते समय एक गैर बैंक भुगतान एग्रीगेटर को न्यूनतम निवल मूल्य बनाए रखना होगा. कितना? ₹15 crore. RBI issued master directions payment aggregators, consolidating earlier circulars into one detailed framework. The rules apply to both banks and non-bank PAs, with banks exempt from separate approval but non-banks required to seek RBI authorization. Non-bank PAs must maintain a net worth of ₹15 crore and application and ₹25 crore within 3 years. PAs are classified into PA physical, PA online, and PA cross-border, covering in-person, digital, and international transactions. They can only onboard merchants with whom they have a direct contractual relations, making rent payment and similar fintech models. Subject to change, the framework mandates KYC, escrow accounts, norms, disputes resolution timelines, and annual cybersecurity audits. It also strengthens fraud detection, vendor risk management, and data security, ensuring safer digital
पेमेंट्स। तो इसके साथ ही हमने कंप्लीट किया हमारा सितंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। पार्ट 3 जल्दी आएगा और पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप है। अगर आपको पीडीएफ परचेज करना है सितंबर मंथ का, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों ही मिल जाएगा। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।